चले भाई, आज जेई की जो है सर्वेइंग की तीसरी क्लास होगी और तीसरी क्लास में हम लोग आज एरर के बारे में पढ़ेंगे। सर्वेइंग का दो डेमो ऑलरेडी आप लोग लिए होंगे, एक आप लोगों ने उसमें डेमो में एमसीक्यू भी देखा होगा। और आज की क्लास में हम लोग सर्वेइंग में जैसे हम लोग लिनियर मेजरमेंट पढ़ रहे थे, सॉरी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे सर्वे का, और उसके बाद जो है आज की क्लास में हमने बताया था, जैसे हमने वर्नियर खत्म किया था पूरा कि कितने टाइप के होते हैं, उनका एप्लीकेशन क्या, वो सब। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे एरर के बारे में, ठीक है ना। अब एरर क्या है और इसको क्यों पढ़ना, देखिए ये बार बार आएगा पूरे सर्वेइंग में, ये बार बार एरर आपके सामने आएगी। कितने टाइप की होती है, क्या क्या इसके सोर्सेज होते हैं, उन सारे बारे में हम लोग जानकारी यहाँ पे लेंगे, ठीक है ना। अब एरर में क्या क्या है, पहली बात की देखिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट से आप कोई भी रीडिंग ले रहे हो, कोई भी मेजरमेंट ले रहे हो, चाहे वो एंगुलर हो, लीनियर हो, चाहे कुछ भी हो, उनमें एरर आनी तय है, ठीक है ना। अब एरर तय है का मतलब कैसे है, उस पर भी हम बात करेंगे। एक होता है कि सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं एरर के, सबसे बड़ी बात हम लोग समझेंगे सोर्सेस को, ठीक है ना। अब सोर्सेस में क्या क्या होते हैं ध्यान समझिएगा। देखिए इससे क्वेश्चन ना ऐसे आते हैं कि अक्सर गलत हो जाते हैं, मतलब आता है तो सबको समझ में आता है एरर क्या है, लेकिन हो जाता है गलत। बात समझ में आ रही ना। तो एरर पहली बात क्या होती है, ये होता है डिफरेंस, ये होता है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस नहीं कह सकते अभी मैं बता रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू, मेजर्ड, मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, किसी चीज की मापी गई जो मापा गया जो मान है और उसका जो एक्चुअल वैल्यू है, दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एरर। इसी की वजह से एरर क्या होता है हम लोग का, आता है। अब एक चीज यहां पर ध्यान देखिएगा, क्या हिसाब है। तो एरर के हमने एक चीज बात की, एरर होने के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिनके वजह से एरर घटित हो सकती है। तो तीन मुख्य कारण हो सकते हैं, तीन मुख्य कारण हो सकते हैं एरर के होने के। और वो क्या हो सकता है, सबसे जो सबसे फ्रिक्वेंट है वो होता है का आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। कौन सी एरर होती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। कौन सी एरर है ये, इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरी एरर जो आपकी होती है, दूसरी एरर जो होती है आपकी, वो होती है पर्सनल एरर। दूसरी एरर कौन सी होती है, पर्सनल एरर। और तीसरी जो आपकी होती है वो होती है नेचुरल एरर। अब यहां पर देखिए, इनकी डेफिनेशन देकर के भी आपसे एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या होते हैं इनसे और इनके क्या क्या। देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर किसके वजह से होगा, जाहिर सी बात है, द सोर्स ऑफ द एरर विल बी द इंस्ट्रूमेंट यू आर यूजिंग व्हाइल मेजरिंग। तो मेजरमेंट लेते समय या मेजरिंग करते समय आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो कारण बन जाता है एरर का। वो क्यों होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव हो या पर या एडजस्टेड ना हो, या इन एडजस्टमेंट, या इन एडजस्टेड, इन एडजस्टेड इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट इसका मतलब, इसका रीजन समझ गए होंगे। मतलब एडजस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का सही से ना क्यों हो, जब इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है तो देयर आर सम एडजस्टमेंट कॉल्ड टेम्पररी और परमानेंट एडजस्टमेंट। तो टेम्पररी एडजस्टमेंट ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट में सर्वे के करना होता है। उस केस में आप या तो डिफेक्टिव वाला, या तो डिफेक्टिव रहे या फिर एडजस्ट सही से ना रहे, तो उस केस में इंस्ट्रूमेंट की गलती की वजह से एरर आप कर जाते हैं। अभी देखिए इसमें मेन जो चीज है ना वो होती है आपकी, देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला कहानी ज्यादा देर का नहीं, वो तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। दिक्कत करने वाला जो टॉपिक है उस पर आज क्लास के अंत तक आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, जो एक्चुअल आपको पढ़ना है इस क्लास में। पर्सनली, पर्सनल कोई एरर होती है तो हमारे वजह से दिक्कत आ रही है, मतलब हमने क्या किया, हमने सही से ध्यान नहीं दिया। हमारे अंदर जो होता है, जैसे जो जो रीडिंग ले रहा है, जो सर्वेयर है, ठीक है ना, वो रीजन बनता है उसका, ठीक है ना। वो अनुभव विहीन हो या फिर उसका एबिलिटी उसके अंदर ना हो। जैसे मान लीजिए कि हम ही ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन हमारी आई साइट अच्छी नहीं है, ठीक है ना। तो हम एक तो हमारे अंदर एबिलिटी ना हो और दूसरा हमारे अंदर कोई दोष हो, मतलब व्यक्तिगत रूप से। अच्छा हिंदी बता दूं, इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब होता है पर्सनल का व्यक्तिगत प्राकृतिक त्रुटि, इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है उपकरणीय त्रुटि, उपकरणीय त्रुटि। बात समझ आ रही ना। तो ये एक प्रॉपर साइटिंग या फिर
ये एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी इसकी साइटिंग सही ना हो, मतलब देख रेख ये सही से ना करना जानता हो, शायद आपका नजर कमजोर हो गया हो, साइटिंग प्रॉपर ना हो, इम्प्रॉपर साइटिंग, इम्प्रॉपर हो जाए इसकी, इम्प्रॉपर साइटिंग कहेंगे, इम्प्रॉपर साइटिंग। या फिर दूसरा इसका रीजन हो सकता है या कि आपकी कार्यकुशलता अच्छी ना हो, मतलब इनएबिलिटी हो जाए, इनएबिलिटी हो जाए। बात समझ में आ रही ना? तो ये रीजन बन सकते हैं पर्सनल, और नेचुरल के कई सारे रीजन है। मतलब इसमें नेचर में अभी लेवलिंग पढ़ेंगे तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा सर्वे फर्स्ट तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि कर्वेचर है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन है, स्टॉर्म है, मतलब तमाम तरह का ऐसा रीजन हो सकता है जिसके वजह से नेचर ही आपको सही से अलाउ नहीं कर रही है कि आप रीडिंग वगैरह ले पाए उसमें। बात समझ आ रही है ना? तो ये सोर्सेज हैं, ये कभी भी टाइप्स ऑफ एरर नहीं होते हैं। वेयर एज अगर हम लोग एरर के टाइप्स की बात करें, यानी टाइप्स या काइंड ऑफ एरर अगर हम बात करें, टाइप्स की बात करें या फिर काइंड ऑफ एरर की बात करें, टाइप्स एंड काइंड ऑफ एरर दोनों एक ही बात है। अब देखिए यहाँ पे एरर को ऐसे मैथमेटिकली अगर हम लोग डिफाइन करें कि एरर क्या होता है, तो एरर का मैथमेटिकल फॉर्मूला जो आपका होगा, एरर एरर इज इक्वल टू वो होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू जो होता है। अच्छा, इस क्लास को पढ़ते समय कभी भी दिमाग में मत लाइएगा कि सर इधर उधर की बातें कभी इधर कभी उधर जंप कर रहे हैं। आपको इसको समझना ज्यादा है, किसी को लिख के दिखाना नहीं है कि आप क्या लिख रहे हैं, लिखने वाला चेक होगा। मेंस की बात दूसरी है, लिखने का तरीका उसमें दूसरा रहेगा, उसमें ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे मेंस में। मेंस में काफी मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो किसी भी चैप्टर के एक्सट्रीम वाले क्वेश्चन होते हैं, वो मेंस में आते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए उसके लिए चिंता करने की जरूरत आप बिल्कुल भी नहीं है। ये जो अभी की क्लास आप पढ़ रहे हैं वो केवल प्रीलिम्स की है, उसमें से जितना ज्यादा फैक्ट और डेटा आप सुन पाए उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा, जितना ज्यादा फैक्ट और डेटा सुन पाए उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा वो क्लास, ठीक है? तो अभी काइंड्स ऑफ एरर की बात करें, अभी हम बात करेंगे, वो फार्मूला ऐसे लिख दिया हूं लेकिन अभी बात करूंगा करेक्शन और एरर दोनों पर, ठीक है ना? कोई किसी भी चीज में जितने की एरर होती है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम वैल्यू का करेक्शन भी किया जाता है उसमें, ठीक है? अब टाइप्स की बात करें, देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ, द फर्स्ट वन इज मिस्टेक, मिस्टेक। दूसरा आपका होता है कम्युलेटिव, अभी बात करेंगे हम लोग सब पर वन बाय वन, कम्युलेटिव। और तीसरा आपका होता है कॉम्पेंसेटिंग, कॉम्पेंसेटिंग। ये तीन टाइप की जो है एरर होती हैं। अब मिस्टेक जो होती हैं, मिस्टेक जो एरर होती है, अब ये एरर जो मिस्टेक वाली है उसका अर्थ क्या है ये बताइए ध्यान से। यहाँ पे किसी की केयरलेसनेस, मतलब कोई मेजरमेंट आप ले रहे थे, जब कोई बहुत लंबी दूरी आप कॉलेज में मापे होंगे चेन वगैरह फैला करके, या फिर तो कई बार चेन फैलाते फैलाते जैसे नोट गिनते गिनते, नोट गिन रहे हैं, अकाउंटिंग के समय कोई आके बोल दिया नोट छूट गया पूरा, तो ये एरर नहीं थी, ये भूल थी आपकी, मिस्टेक कर गए आप इसमें, ठीक है ना? तो मिस्टेक्स का मतलब होता है इसके रीजन जो हो सकते हैं, वो सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो होती है केयरलेसनेस। मिस्टेक जो होता है उसका मेन चीज होता है केयरलेसनेस, या फिर आप केयरलेसनेस कहें या फिर इसके साथ कहें कि इनअटेंशन। इनअटेंशन का मतलब क्या होता है? इनअटेंशन का मतलब क्या होता है? ध्यान न देना, लापरवाही करना, बात लगभग एक ही है ऑलमोस्ट। या फिर इसके साथ में हम लोग बात करें इसमें कि आप उतने एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए आपको इंस्ट्रूमेंट सही से पढ़ना नहीं आ रहा है, आप सही से उसको जैसे देखिए, जब थियोडोलाइट वगैरह पे, जब आप थियोडोलाइट वगैरह से रीडिंग लेते हैं, आप जब थियोडोलाइट वगैरह से रीडिंग लेने जाते हैं आप, तो आप एक चीज जान लीजिए, बहुत सूझबूझ की जरूरत होती है बर्दाश्त करने की, कि हम रीडिंग को अच्छे से पढ़ें, बजाय इसके अरे यार चलो ठीक है इतना चलता है। आपकी कितनी गलती कितनी भारी पड़ेगी इसकी समझ आने में बहुत समय लग जाता है। एक बात समझाएं आपको, हम सीधा सा बात समझिएगा, आप कॉलेज में कंपास से रीडिंग लेते थे और आप ट्रेवर्स बनाते थे, कोई भी अगर कॉलेज में अपने प्रैक्टिकल किया होगा तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वैसे 2020-21 वालों लोगों से क्या ही उम्मीद किया जाए कि वो प्रैक्टिकल किए होंगे, लेकिन मान लीजिए मैं बात करता हूं कि अगर इस टाइप से बनाए होंगे आप ट्रेवर्स को, तो जब बना के कोशिश करते हैं मिलाने का तो ट्रेवर्स कभी मिला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने गलतियां की, और ट्रेवर्स कभी भी बाउंड नहीं होगा आपके बनाए गए डेटा से। इस पर देखिए, सर्वे की क्लास जब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो अभी इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन के बाद जो है हम लोग प्लॉटिंग तक पहुंचेंगे, और जब प्लॉटिंग करते समय तो उस समय एरर उभर के सामने आएगी, हम बात करेंगे उस बारे में उस समय।
तो अभी की बात ये कह रही है कि आपने एक चीज तो आपका केयरलेसनेस और इनअटेंशन हो गया, दूसरा एक चीज होती है पुअर जजमेंट। पुअर जजमेंट देखिए, हर हर दूरी वगैरह को या किसी भी वैल्यू को मापने के लिए एक लिमिट तक की छूट होती है। जैसे चेन को मापना हुआ, तभी हम डिस्टेंस मेजरमेंट पढ़ाएंगे, तो एक चेन दूरी मापते हैं तो आप उसमें 5 मिलीमीटर तक की गलती कर भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक 20 मीटर वाली चेन में अगर 5 मिलीमीटर की गलती हो जाती है तब भी कोई खास दिक्कत नहीं है, चलेगा। और अगर एक 30 मीटर वाली चेन है तो 8 mm की गलती हो जाती है तब भी चलेगा, प्लस माइनस मतलब थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, दोनों हो जाएगी, दोनों केस में चलेगा। अब यहां पर बात आती है कि क्या आपको इसका ज्ञात है कि थियोडोलाइट से कितना एरर चलता है? चलो यार इतना चलेगा। चेन से कितना चलता है? चलो चलेगा। मतलब अगर आप अनुभवी नहीं है तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कितने कितने हमारे केयरलेसनेस से क्या इफेक्ट पड़ेगा काम पे, और वो एक समय के साथ धीरे धीरे आने लगता है। तो ये जो जजमेंटल पावर होती है किसी चीज की, वो भी बड़ी मायने रखती है कि हम किन चीजों को छोड़ देते हैं और किन चीजों को पकड़ लेते हैं। बात समझ आ रही ना? अगर मैं कहूं कि ये क्वांटिटी 0.0001, ये इसका किसी संख्या के साथ कोई अगर मतलब कैलकुलेशन किया जाए तो क्या असर पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि अगर ये संख्या 500 या 5000 के साथ में है तो क्या असर पड़ेगा। एक बच्चा कहेगा सर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, प्लस माइनस करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या गुणा भाग करने पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला यहां 5000 है, इसका इस पर अगर कोई भी, मैंने बोला कि कोई कैलकुलेशन की जाए तो क्या असर पड़ेगा, तो कह रहे सर बहुत छोटा है, क्या ही असर पड़ेगा। प्लस माइनस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन गुणा भाग पर कितना ज्यादा असर पड़ जाएगा इसका। तो इसका अर्थ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी वैल्यू को देख करके ये समझना कि इससे हमारी रीडिंग पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये एक समय के साथ आता है, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आने लगेगा आपको, और करते करते और ज्यादा आ जाएगा। पढ़ते पढ़ते तो आने लगेगा ही, लेकिन काम करते करते और ज्यादा समझ में आने लगेगा आपको। चिंता मत करिए, धीरे धीरे, ठीक है ना? तो ये होता है मिस्टेक्स में। जिसको ज्ञान नहीं रहता है वो ब्लंडर मिस्टेक कर देता है, और जिसको ज्ञान रहता है वो गलती करता भी है लेकिन उसकी गलती छुप जाती है। आपको अगर पता है कि गलती कहां करना है और कहां नहीं करना है तो आप गलती करके भी बच जाएंगे और कोई नहीं करके भी फंस जाएगा। समझ में आ रही बात ना? तो आपको यहां पर एक चीज समझ में आ गया कि ये पुअर जजमेंट भी एक रीजन बन सकता है किस चीज का, इसका, ठीक है ना? या फिर आपको कभी कभी कोई कंफ्यूजन भी हो जाती है कई लोगों को, तब भी क्या होता है, मिस्टेक तब भी तगड़ा हो सकता है। कंफ्यूजन हो जाए तब भी मिस्टेक क्या हो सकता है, तगड़ा हो सकता है। बात समझ में आई? तो मिस्टेक्स, केयरलेसनेस, इनअटेंशन, पुअर जजमेंट, कंफ्यूजन, ये सारी चीजें होती हैं, किसमें सम्मिलित होती हैं? सब मिस्टेक में होती हैं। इनका कोई इलाज नहीं है। अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो पूरा काम आपको अगेन रिपीट करना होगा। इनका कोई इलाज नहीं होता है कि इनको बाद में ठीक किया जा सके। आपको अगर मिस्टेक हो गई तो आपको पूरा काम फिर से रिवाइज, क्योंकि वो कोई सिस्टमेटिकली तो हो नहीं रही है, वो किसी पैटर्न को तो फॉलो नहीं कर रही है। अब मान लीजिए कुछ चीजें आपको दी गई हैं, पता चल गया कि यार इसमें जो गलती हुई है हर बार इतने इतने की हुई है, तब तो हम उस मिस्टेक या फिर उसको एरर को ठीक कर सकते हैं। बट मिस्टेक्स को सुधारना बिल्कुल री रीडिंग करना पड़ेगा या री ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। नथिंग एल्स कैन बी डन फॉर दिस। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि मिस्टेक को सुधारने का क्या उपाय है। कोई उपाय नहीं, अगेन रिपीट करिए, पूरा प्रोसेस को रिपीट करिए। एंड द सेकेंड वन इज कम्युलेटिव एरर। कम्युलेटिव एरर हिंदी में भी नाम मैं बताता चलो इसको। मिस्टेक को हिंदी में कहते हैं भूल। कम्युलेटिव एरर को हम लोग बोलते हैं संचयी त्रुटि। कम्युलेटिव एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? संचयी त्रुटि। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो लोग भी जेई का क्लास परचेज कर चुके हैं, जैसे काफी लोग परचेज कर चुके हैं, उनकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। अब उनसे बातचीत का एक टाइम रखा हूं, जल्दी से बातचीत करनी है मुझे उन लोगों से, ठीक है ना? कि क्लास को वो लोगों में कुछ सलाह लेकर के स्टार्ट, जैसे चल तो रही है क्लास, लेकिन उसके पैटर्न को किस टाइप से रखा जाए उस पर जल्दी एक लाइव बातचीत होगी। एप्लीकेशन डाउनलोड होगा सब में, जिन्होंने परचेज किया है उनसे जल्दी ही चैट बॉक्स में मिलूंगा। एप्लीकेशन जो लोग भी परचेज किए हैं जेई का क्लास, चैट बॉक्स में जाएं और चैट बॉक्स में हमसे बातचीत वो कर सकते हैं, कुछ भी भेजेंगे तो मुझ तक मिलेगा। जो लोग भी परचेज किए उनका चैट बॉक्स बन गया होगा, ऑटोमेटिकली बन गया होगा, ठीक है ना? तो वो लोगों से कोई भी बातचीत करनी हो तो मेरे तक पहुंचा सकते हैं, वो एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। जो लोग भी ऐप पर रहेंगे उनका अपना एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं?
तो ये अच्छा, दूसरा चीज प्रैक्टिस क्लास जरूर करनी है। आप ये सब पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्लास, जो भी सब्जेक्ट चल रहा है उसका प्रैक्टिस का क्लास उसी बैच के फोल्डर में आपको मिल जाएगा। जैसे सर्वेइंग आप पढ़ रहे हैं तो सर्वेइंग आपको दिख रहा होगा कोर्स में, और उसमें उसकी प्रैक्टिस की बुक, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 प्रैक्टिस भी पूरा चलेगा, तो वो आपको नेसेसरीली करना है ठीक है ना। केयरलेसनेस, इनअटेंशन, पुअर जजमेंट, कंफ्यूजन, ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगे। अब कम्युलेटिव का दूसरा एक चीज मैंने बोला, कम्युलेट होना, इकट्ठा होना, संचित होना, इट्स कॉल्ड संचयी त्रुटि। संचयी का मतलब होता है कम्युलेट होना, इकट्ठा होना या संचयी त्रुटि। तो हमें कम्युलेटिव के बारे में एक चीज पता चली, इसका दूसरा नाम क्या होता है, जैसे इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, ये सिस्टमेटिक इन नेचर होती है। सिस्टमेटिक इन नेचर का मतलब ये सिस्टमेटिक एरर भी इसको कहा जाता है। क्यों सिस्टमेटिक एरर इसको क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट फॉलो अ सिस्टम। बिकॉज इट फॉलोज अ सिस्टम का मतलब होता है कि एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करती है। हाउ, अगर एक चेन थोड़ी सी छोटी हो गई, एक लिंक वो छोटी हो गई, तो एवरी टाइम when we will use that chain to measure the distance, that distance will be shorter। और वो कितना शॉर्ट होगा, एक लिंक जितनी चेन छोटी होगी, अगेन दूसरी रीडिंग में सेम उतनी ही छोटी उतनी ही छोटी। every observation will have same effect and it will be accumulated after the end of the total observation। मतलब एक टाइम के बाद में टोटल ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा आपस में और संचित होकर बड़ी त्रुटि बना लेगा। मिस्टेक्स काफी बड़ी या छोटी हो सकती हैं, बट इनको समझा नहीं जा सकता कि कितनी है और कितनी हुई है। बट कम्युलेटिव हैज अ सिस्टमेटिक पैटर्न। सिस्टमेटिक पैटर्न का मतलब इसकी वैल्यू अक्सर ये एरर इट 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 इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस, ध्यान से समझिएगा, इंक्रीजेस विथ विथ with number of observation। it increases with number of observation। जितना ही ऑब्जर्वेशन बढ़ती जाएगी, मतलब एक चेन से कम त्रुटि होगी, दूसरी चेन और दूरी, जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशन किसी इंस्ट्रूमेंट से करते जाएंगे, इस एरर की वैल्यू लगातार उसमें क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बात समझ आ रही है ना। तो ये सिस्टमेटिक एरर की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे। इट इंक्रीजेज विथ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा, इट इज सिस्टमेटिक इन नेचर। it can be पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, या तो ये पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, ये दोनों नहीं हो सकती। या तो ये पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, ये दोनों बिल्कुल भी नहीं हो सकती। एक ही होगा, या तो कम्युलेटिव एरर पॉजिटिव होती है या तो नेगेटिव होती है। कब होगी कैसे होगी अभी उस पर हम लोग बात करेंगे, चिंता मत करिए उसका। बात समझ आ रही है ना। ये इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक बात समझ में आ गया आपको। और इट कैन बी एलिमिनेटेड, इट कैन बी एलिमिनेटेड, मतलब इनको अगर पता चल जाए कि एरर है, तो ये चूंकि एक पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। जैसे हमने एक चेन फैला करके एक बार 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर माप दिया, हमने नोट कर दिया 60 मीटर, तो हमें लग रहा था कि चेन 20 मीटर की है। बाद में हमको पता चला दैट चेन इज शॉर्टर बाई 1 लिंक और 2 लिंक, व्हाटएवर द गिवन इन द क्वेश्चन, जितना ऑफ है। तो हमको क्या फिर से मापना नहीं है, हम ये जान गए यार एक, हम जिसको 20 समझ रहे थे वो 19.8 है, तो 3 बार में अगर करें इस टाइप से तो ये 59.4 हो जाएगा। तो इस टाइप से 60 ना होके 59.4 ही होगा, कोई बात नहीं है। बिना वापस से मापे हम उस सिस्टम को चेंज करके अपना ले आ लिए उस फॉर्म में। तो इट कैन बी एलिमिनेटेड, इट कैन बी एलिमिनेटेड मतलब इसको ठीक किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सी बड़ी बात बता दी है, तो मैं बता दूं, इन शब्दों को और इन सेंटेंस को ध्यान रखिएगा, बाद में पता चलेगा कि मैं इन चीजों पर जोर क्यों दे रहा हूं, आपको बाद में पता चलेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो चलिए इसके बारे में ये बातें हुई कि इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। अब इसी में हम लोग यहीं पर समझ लेते हैं कि कब ये पॉजिटिव होगा और कब ये निगेटिव होगा। तो सिस्टमेटिक है तो सिंपल सी बात है कि यदि इफ मेजर्ड वैल्यू यानी मापी गई दूरी, वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू,
than actual value, error will be positive, error will be positive, एरर कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों ऐसा हुआ, मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है, यानी यहां पे फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं कि एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, आई मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर, एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, आपने 3 बार चेन को फैलाया 20 20 20, आपने नोट क्या किया, आपकी मेजर्ड वैल्यू क्या हुई, यहाँ पे यहां से अगर इसको देखें तो मेजर्ड वैल्यू कितनी हुई 60, और जब एक्चुअल वैल्यू आपकी आई वो 59.4 आई, तो आप यहां पे देखेंगे प्लस 0.6 का क्या है, यहां पे पॉजिटिव एरर आ रहा है। क्यों, मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू, प्लस में 0.6 आने का अर्थ है यही एरर आपकी है जो बता रही कि इतनी एरर है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव एरर। एंड वाइस वर्सा, व्हाट इफ द मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन, इफ एंड वाइस वर्सा मतलब अगर ये लेस देन है, लाइक अगर ये बात तो समझ ही गए आप, इफ measured value is less than actual value, तो ये क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद एक्चुअल वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मेजर्ड वैल्यू क्या हो, कम हो एक्चुअल वैल्यू से, तब एरर कैसी हो जाएगी, वो नेगेटिव एरर हो जाएगी। और एक चीज जान लीजिएगा, इतना जान लीजिएगा कि एरर और जो करेक्शन होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मतलब अगर एरर नेगेटिव है तो उसका करेक्शन पॉजिटिव होगा, और एरर अगर पॉजिटिव है तो उसका करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर एक चीज समझ में आया हम लोगों को यहाँ पे क्लियरली कि जो एरर होती है आपकी वो पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ है वो टॉपिक, अभी शुरू हुआ है, वो टॉपिक खत्म नहीं हुआ है बल्कि अभी बस शुरू हुआ है। इस चीज को जान लीजिए आप कैसे, इसको कई बार आपको दिक्कत देगा, ये कई तरह से कम्युनिटी वाला दिक्कत देगा। अभी कॉम्पेंसेटिंग वाला पूरा हम लोगों को देखना है, उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी ये देखिए इससे बड़ा है, सबसे दिक्कत वाला एरर समझने में आपको यही करेगा। लेकिन चिंता मत करिए, मैं इसी को आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। पहली बात, ये वाला थोड़ा इजी टॉपिक, डिप्लोमा में यहां तक ज्यादा दिया है, इसके बारे में बात ही नहीं किया डिप्लोमा में, तो आप लोगों को इसको ज्यादा ध्यान समझना है, क्योंकि इसके बारे में तो थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े हुए हैं कि कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, लेकिन इसके बारे में आप लोग बहुत, मुझे उम्मीद कम है कि आप पढ़े होंगे, और बात हम लोग इसके बारे में ज्यादा करेंगे। तो अभी मैंने एरर के बारे में आपको बताया थोड़ा बहुत, अब हम लोग थोड़ा सा इसको और समझें, कई सारे कंडीशंस हैं उनको समझें, कब एरर पॉजिटिव होगी निगेटिव, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, सारी बातें हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, नोट्स बना, जो लोग बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रहे हैं चिंता मत करिए, मिलेगा आपको लिखा हुआ, इंग्लिश नोट मिलेगा, मिक्स लैंग्वेज में मिलेगा, दोनों लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ना हिंदी वालों को दिक्कत आएगी ना इंग्लिश वालों को दिक्कत आएगी। अब ये नहीं कि हम कसम खा के बैठे हैं कि सर हमको इसी भाषा में चाहिए, तो एकदम हिंदी लिख दूंगा तब भी नहीं समझ में आएगा। अंग्रेजी वाले लोगों को तो चलो समझ में भी आ जाएगा, हिंदी वाले लोगों को जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि उनको हिंदी पढ़ना घातक हो रहा है। उससे मतलब नहीं है, आपको मिक्स लैंग्वेज में नोट्स मिलेगी, मतलब दोनों भाषाओं में मिला जुला नोट्स मिलेगा, और ऐसा कि किसी को दिक्कत नहीं होगी, ना यहाँ कोई अंग्रेज है और ना कोई यहाँ ऐसा है कि जो इंग्लिश बिल्कुल ना जानता हो। दोनों बातें, मैं यहाँ इतना कुछ लिखा हूँ सब इंग्लिश में था, ऐसे ही नोट्स भी रहेगी। डिप्लोमा की तरह तुम्हें लिखना नहीं है, तुम्हें सेंटेंस को समझना है, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेन चीज है तुम्हारा एमसीक्यू। तुम इस क्लास को करो उसके बाद एमसीक्यू करो, वो सबसे बेस्ट होगा। इस क्लास को करिए और एमसीक्यू करिए, वो सबसे बेस्ट होगा, ये जान लीजिए आप, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से क्या कहानी है। तो मैंने बोला कि अभी हम लोग बात कर रहे थे किसकी, एरर में कम्युलेटिव मैंने बताया, एकत्रित होने वाली एरर दो टाइप की थी, एक थी आपकी, और कोई भी एरर वो पॉजिटिव, एक चीज ध्यान अभी बताता हूं, चलिए पॉजिटिव और हमने इसको बोला नेगेटिव, दो टाइप की एरर हुई। करेक्शन इसका उल्टा होगा, जैसी एरर, जैसे मान लीजिए आपने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि हमने चेन को 3 बार फैलाया और 60 मीटर क्या था हमारा, 3 बार में 20-20 मीटर की चेन 3 बार, तो हम तो यही नोट करेंगे मेजर्ड वैल्यू या इसको हम लोग कहें नोटेड वैल्यू। ध्यान समझिएगा, ये जो मैं लिख रहा हूं सेंटेंस उसको ध्यान समझिएगा, मेजर्ड वैल्यू, नोटेड वैल्यू, मतलब नोट किया गया इसी को, यही वैल्यू नोट की गई, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एरर वैल्यू मतलब, या एरेनियस वैल्यू कह लें इसको हम लोग, एरेनियस वैल्यू। मतलब देखिए एरर कब होती है, एरर तब होती है, काफी छोटा लिख रहा हूं मैं, क्या काफी छोटा लिख रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखता हूं,
रुकिए, जब हम बात करते हैं यहाँ पे इस चीज को ध्यान समझिएगा, जब हम लोग बात करते हैं किसकी 60 मीटर जो हमने अभी अभी लिया था, और हमारी चूंकि चेन में दिक्कत थी, तो ये 60 मीटर जो हमारा आया वो क्या आया, वो हमारा था क्या, मेजर्ड वैल्यू था हमारा, हमने यही मापा। या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू कह सकते हैं, इसको सारा नाम एक ही है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कह सकते हैं इसको हम लोग, या फिर इसको हम लोग एरेनियस वैल्यू कह सकते हैं, एरेनियस वैल्यू कह सकते हैं। ये सारा नाम एक ही का है, मेजर्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एरेनियस वैल्यू, तीनों एक ही इसी के नाम है। मतलब कौन सा, जो ऑब्जर्व किया गया। अच्छा, इसी मीजर मापने पे एरर ही है। जब हम एरर की बात करते हैं तो इसका मतलब है वो गलत चेन या गलत तरीके से मापा गया है, तो निश्चित रूप से वो मेजर्ड वैल्यू जो आई है वो सही नहीं है, तभी तो एरर हुआ है। हमने मेजर किया तो वो आया, तो इसका मतलब एरर हुआ किस वजह से, एरर होने का रीजन ही क्या था हमारा मुख्य रूप से, क्यों, क्योंकि हमारा या तो इंस्ट्रूमेंटल या तो पर्सनल या तो फिर आपका नेचुरल, इनमें से किसी न किसी कारण से मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंसेस आ गए हैं। तो उस केस में हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आई 60 मीटर, हम नाम पर बार बार जोड़ दे रहे हैं और इस नाम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेजर्ड वैल्यू कहें, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहें, एरेनियस वैल्यू कहें, तीनों चीजें आपको समझ में आ गई कि यही हुआ। लेकिन जब हमें पता चला तो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी 59.4, क्यों, क्योंकि एक लिंक 20 सेंटीमीटर की होती है, तो 0.2 मीटर हुआ एक लिंक का, एक लिंक का 0.2 मीटर हुआ, और 0.2 0.2 0.2 3 टाइम्स हमने गलती की, तो 3 बार में एरर, जो पहली बार मापे तो एरर 0.2 का हुआ होगा, लेकिन अगर 3 बार में मापे तो 0.6 का एरर हो गया, यानी 59.4 है वो हमारी क्या है, एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू। बात समझ में आ रही है, एक्चुअल वैल्यू है। तो एक चीज बताइए, अगर हम पूछें एरर कितनी हुई, तो अच्छा देखिए, नोट आपने किया 60 मीटर, आपको अगर ये नहीं पता होता, अगर ये नहीं पता होता, इसको ऐसे आंकिक रूप से समझिए, कहानी तो बाद में आएगी, अभी आंकिक रूप से समझिए। मैंने ये कहा कि जो एरर होती है वो होती है मेजर्ड माइनस एक्चुअल, तो एरर ई की वैल्यू जब हम लोग लिखेंगे तो 60 माइनस 59.4, यानी हमने लिखा 0.6 मीटर, और ये इसके आगे क्या है, पॉजिटिव है एरर। करेक्शन क्या होगा, करेक्शन तो वो उल्टा होगा, वो होगा 59.4 माइनस 60, मतलब -6 मीटर, 0.6 मीटर। ये निगेटिव क्यों हुआ, और करेक्शन निगेटिव दिखाने का शो कर रहा है कि करेक्शन हमेशा मेजर्ड वैल्यू में, जो भी वैल्यू मेजर की गई रहती है वो गलत होती है, करेक्शन उसी में जाता है। मतलब अगर हम मेजर करके 60 किए हैं तो हम नेगेटिव कर दें, माइनस कर दें इसमें से 0.6, तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। यही एक कहने का सेंस है। मतलब करेक्शन वो होता है जो साइन के साथ मेजर्ड वैल्यू से मिलता है और उसको करेक्ट कर देता है। मेजर्ड वैल्यू इज एरर वैल्यू। इस पर इतना भाषण जो दे रहा हूं ना छोटी सी बात पे, बाद में समझ में आएगा क्यों इतना बोल रहा हूं। आपको थोड़ा मुझे इस चीज पर ना समय दीजिए, सुनते जाइए। आप ये मत सोचिए कि हाँ यार एक ही बात कितनी बार ये रिपीट कर रहे हैं, देयर इज सम रीजन, अभी पता चल जाएगा थोड़ी बात। अब आंसर आपको देना पड़ेगा जब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं। इसको कितना गहराई से आप समझते हैं वो डिपेंड करेगा कि आप आगे क्वेश्चंस का आंसर कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हमने बोला कि एरर जो होती है वो हमेशा, एरर तो जो है वो है, करेक्शन हमेशा मेजर्ड वैल्यू को सही करके करेक्ट वैल्यू में ला देता है। करेक्शन हमेशा मेजर्ड वैल्यू में जाके उसको करेक्ट बना देता है। ये है करेक्शन विथ साइन, करेक्शन विथ साइन, और ये है मेजर्ड वैल्यू, आ गई क्या, एक्चुअल वैल्यू। इस चीज को समझ लीजिएगा, ये हमेशा काम आएगा। करेक्शन का काम है करेक्शन करना, करेक्शन का काम है करेक्शन करना। ये आपको बात समझ में आ गई कि क्या हमने कहा एरर पॉजिटिव हो सकती है किसमें, अच्छा वो तो कहीं भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कम्युलेटिव एरर इनमें से कोई एक ही हो सकती है, या तो वो पॉजिटिव होती जाएगी या तो वो नेगेटिव होती जाएगी, और अंत में एकत्रित होकर यानी संचित होकर यानी कैमुलेट होकर के एक बड़ी त्रुटि के रूप में उभर करके सामने आती है। इट इंक्रीजेज विथ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस सेंटेंस को भी याद रखिएगा, इट इंक्रीजेज विथ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट हैज सेम डायरेक्शन, मतलब अगर एक दिशा में बढ़ने लगी तो बढ़ेगी ही और घटने लगेगी तो घटेगी ही, ये इसकी दिशा होती है। बात समझ में आ रही है ना, क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि इसकी दिशा क्या होती है।
सबको क्लियर है भाई? चलिए आइए देखते हैं। हाँ, अब आगे देखिए जरा यहाँ पे कहानी क्या है। तो चलिए इस एरर की थोड़ी सी कहानी अगर आप लोगों ने समझ लिया हो तो मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जरा उस एग्जाम्पल के आधार पे आपको बताना है कि इन वजहों से किस टाइप की एरर होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए अभी कॉम्पेंसेटिंग में पढ़ेंगे ना तो हम लोग कहेंगे ये पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, वो वाला पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव एक चीज होता है इनमें से, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब वो दोनों होगा। हम कहें कि आई एम स्मार्ट एंड कूल, मतलब इसको ऐसे मत समझिएगा कि ये बात सही हो, मैं अभी ऐसे कह रहा हूं। तो मैं स्मार्ट एंड कूल मतलब मैं दोनों हूं, लेकिन आई एम स्मार्ट और कूल मतलब दोनों में से एक का केस आ जाए तो कम्युलेटिव जो होता है वो और वाला केस है, उनमें से कोई एक ही हो सकता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। कंपनसेटिंग हैव बोथ द डायरेक्शन एंड इट इज नॉट एग्जिस्टिंग एरर, इट इज अ प्रोबेबल एरर। इसके बारे में बात करेंगे कि इट इज अ प्रोबेबल एरर, देयर इज सम प्रोबेबिलिटी टू बी अकर, इसके पीछे होने की केवल एक संभावना मात्र होती है, ये वास्तव में हो ये जरूरी भी नहीं है, बट हु नोज ये मेन फैक्टर है। कौन जानता है कि हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई भी। अभी चलिए इस पर नहीं, पहले इस पर बात कर लेते हैं, पूरी बात कर लेते हैं, उसके बाद उस पर आते हैं। तो अभी हम लोग सोर्सेज और या एरर की बात करेंगे, फिर वो किस टाइप की हैं उन पे बात करेंगे। तो हमने बोला कि यहां पर हमने दो कॉलम बना लिए। सबसे पहले हमने बात किया सोर्सेज क्या है और उनके वजह से होने वाली टाइप ऑफ एरर क्या है। टाइप ऑफ एरर क्या है, सोर्सेज क्या है और उनके वजह से होने वाली एरर क्या है। सोर्सेज क्या है और उनकी वजह से होने वाली एरर क्या है। सोर्सेज का मतलब यदि चेन लंबाई किसी वजह से बढ़ जाती है, चेन लेंथ, चेन चेन लेंथ, चेन लेंथ क्या हुआ, एक बार बढ़ गई चेन लेंथ और एक बार चेन लेंथ क्या हुआ, घट गई। यदि चेन लेंथ बढ़ जाती है, चेन की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है, तो इसका मतलब हुआ कि चेन जब बढ़ जाती है, जैसे लाइक थोड़ी सी बढ़ गई चेन, 20 मीटर की थी वो 21 मीटर की हो गई। ध्यान से इस बात को समझिएगा, 20 मीटर की चेन है 21 मीटर की हो गई। जब आपको नहीं पता था, एरर तभी होती है व्हेन वी डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू अकर। तो हम चेन को फैलाएंगे, वी विल नोट 20 मीटर, वी विल नोट 20 मीटर, बट एक्चुअली इट इज मेजरिंग 21 मीटर। तो आप एक चीज जान लीजिए, एक्चुअली इट इज मेजरिंग 21 मीटर व्हेन द चेन इज टू लॉन्ग, यानी इसको लिखेंगे चेन इज टू लॉन्ग। तो उस केस में वास्तविकता में हम 20 नोट करें, मतलब हम 20 नोट करेंगे, बट एक्चुअल कितना वैल्यू होगा, 21 या जो भी जितना भी ज्यादा हो। मैं एग्जांपल ले रहा हूं 20-21 का, ये बात समझ रहे हैं। तो अगर चेन बढ़ी तो ये हुआ आपका मेजर्ड वैल्यू जो आप नोट करेंगे, लेकिन बढ़ने की वजह से एक्चुअल वैल्यू तो ये है, एक्चुअल वैल्यू तो है। मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन एक्चुअल वैल्यू, यानी जो टू लॉन्ग के केस में एरर होती है वो नेगेटिव होती है। कैसे, ये हमेशा याद रखिएगा कि मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू लेना है आपको। बात समझ में आ रही है। इफ द चेन इज शॉर्टर, यानी टू शॉर्ट, तो उस केस में एरर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। उस केस में एरर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और करेक्शन उल्टा, मतलब इसका करेक्शन पॉजिटिव होगा अगर चेन बड़ी हो तो, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू 20 थी। आप जानते हैं कि आपको पता चला कि चेन की लंबाई 1 मीटर बड़ी है, चेन की लंबाई 1 मीटर बड़ी है, तो आप मेजर्ड वैल्यू में, करेक्शन हमेशा मेजर्ड वैल्यू में होता है, करेक्शन मेजर्ड वैल्यू में +1 होगा और 21 आ जाएगा, क्योंकि एरर -1 होगी तो करेक्शन +1 होगा। करेक्शन हमेशा एरर का उल्टा होता है, ये चीज मैंने आपको बता रखा है, पूरे अच्छे तरीके से बता दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये दोनों शर्तों में कौन सी एरर होगी, जब चेन लेंथ हो तो इस केस में समझ में आ गया। एक केस आपने समझा। दूसरा केस आपने क्या समझा, अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर तो टेम्परेचर में क्या हो सकता है, राइज हो सकता है। टेम्परेचर में, टेम्परेचर क्या हो सकता है, राइज हो सकता है, यानी बढ़ सकता है, या फिर फॉल, यानी फॉल ना कहें, इसको डिक्रीजिंग कहें आप। टेम्परेचर डिक्रीजिंग या राइजिंग इसको कह लें आप, राइजिंग और डिक्रीजिंग। टेम्परेचर बढ़ रहा हो मतलब ये कहानी हो, टेम्परेचर घट रहा हो। टेम्परेचर बढ़ेगा, चेन लेंथ बढ़ेगी, चेन लेंथ क्या होगी इसकी, बढ़ेगी, और
एरर कौन सा हो जाएगा, फिर से निगेटिव, क्योंकि चेन लेंथ बढ़ना नेगेटिव एरर होता है। तो इस तरह से टेम्परेचर राइज के समय चेन की लंबाई बढ़ जाती है टेम्परेचर की वजह से, और उसके बाद एरर कौन सी हो जाती है, नेगेटिव। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो फिर से चेन लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, चेन लेंथ क्या हो जाएगी, नीचे आएगी, और इस वजह से एरर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। चेन लेंथ डिक्रीज करेगा। अच्छा, ये सारे केस में कम्युलेटिव ही होगा, कम्युलेटिव ही होगा इन सारे केसेस में, एरर जो होगी वो कम्युलेटिव होगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सुबह शाम में भी टेम्परेचर के परिवर्तन के कारण चेन की लंबाई में बदलाव थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन आप एक चीज जान लीजिए कि जो समय होता है वो एक बार बढ़ता है एक बार घटता है। तो अगर दिन भर काम चल रहा है तो वो मेंटेन हो जाता है, उसमें दिक्कत नहीं आती है, ठीक ना। एक बार चेन बढ़ेगा एक बार घटेगा, मिला जुला के मेंटेन रहेगा। अब तीसरी चीज की बात करते हैं। इसमें देखिए असल में 4 टॉपिक हो गए, टेम्परेचर घटना बढ़ना, चेन की लंबाई का घटना बढ़ना। अब तीसरी बात करते हैं हम लोग। अब अगर एक सेकंड रुक जाइएगा जरा, कितने टाइम, इसको ऐसे समझ सकते हैं, स्लोप, एरर ड्यू टू स्लोप या अनइवन, इसको ऐसे समझिए, अनइवन, अनइवन टेरेन, मतलब आपका जो सतह है वो उबड़ खाबड़ हो, अंडुलेटेड हो, मतलब जिस जमीन पे सीधा जाना था उस जमीन पे आप क्या करेंगे, जिगजैग करते हुए जाएंगे। तो आप मीजर ज्यादा करेंगे, जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक आपको जाना था, सीधे चले जाना था, तो आप इसको सीधा फैलाते तो आप 20 मीटर तो है ही है। लेकिन जब आप उबड़ खाबड़ हो कैसे जाएंगे तो चेन यहीं खत्म हो जाएगी, यहीं कहीं खत्म हो जाएगी। खत्म होने के बाद आप फिर और आगे जाएंगे तो कहेंगे यार 20 मीटर नहीं है, हम गए हैं ऐसे ऐसे लगभग ये 22 मीटर आया है। तो आप उबड़ खाबड़ पर जाने की वजह से मेजर करेंगे 22, लेकिन एक्चुअली सीधी दूरी होगी कितनी, 20। तो एक्चुअल वैल्यू आपकी 20 है और मेजर्ड वैल्यू जो है आपकी क्या है, वो 22 है। तो इस केस में अनइवन, कैसा भी उबड़ खाबड़, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे, ये नहीं कि सर ऊपर जाएंगे तो अलग होगा नीचे जाएंगे तो अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी आप अपने सीधे मार्ग से कभी भी भटके तो उस केस में एरर हमेशा पॉजिटिव ही होगी, मतलब अंडुलेटेड सरफेस पर जाने से एरर हमेशा पॉजिटिव होती है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए। चौथी चीज जो आपकी हो सकती है, चौथी चीज बैड रेंजिंग। बैड रेंजिंग, बैड रेंजिंग क्या होती है, रेंजिंग आप जानते हैं कि जब यहाँ पे, ये सब मैं टाइप्स बता रहा हूं, इसके बारे में आंसर आप खुद के मन में पहले दीजिए। जब मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, जैसे मैंने बोला बैड रेंजिंग, तो इसके वजह से एरर बताइए पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, दिमाग में सोचिए, फिर जो आपने पढ़ा उसको एनालाइज करिए, फिर देखिए कि क्या आपकी बात कही हुई सही हो रही है, क्या आपकी बात बिल्कुल कही हुई सही हो रही है कि नहीं हो रही है, बात समझ में आ रही है ना। तो इस केस में मैं यहां बता रहा हूं कि ये बैड रेंजिंग होती है। अब बैड रेंजिंग के केस में मान लीजिए यहां पर एक आपने, मतलब आपका रॉड है, आपको सीधे सीधे इस रॉड के पास जाना था रेंजिंग करते हुए। रेंजिंग क्या होती है, रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स बिटवीन टू मेन स्टेशंस, यानी एक स्टेशन यहाँ है, देयर आर अनदर मेन स्टेशन इज देयर, हमें इसके बीच में सिधाई बनानी है, इट्स कॉल्ड रेंजिंग। चेन ना भी फैलाएं, अगर हम एकदम सीधी ऐसे देख रहे हैं तो इसका मतलब हम दृष्टि मिला रहे हैं और हम रेंजिंग कर रहे हैं, बात समझ आ रही है। तो रेंजिंग क्या होता है आपको समझ में आ गया, रेंजिंग का मतलब क्या होता है, रेंजिंग सिंपली प्रोसेस ऑफ स्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स, मतलब मध्यवर्ती बिंदुओं को स्थापित करने की प्रक्रिया दो मुख्य स्टेशनों के बीच रेंजिंग यानी आरेखन कहलाती है, ठीक है ना। तो इनके बीच में जाना है। अगर आप इसको भी सीधे न जाके कहीं भी दाएं बाएं हिले, कहीं भी दाएं बाएं अगर आप हिले, तो इसका मतलब अपनी आरेखन यानी रेंजिंग सही नहीं थी, रेंजिंग आपकी कैसी थी, बैड थी। उस केस में, बैड रेंजिंग के केस में निश्चित रूप से आपकी मेजर्ड वैल्यू घूम फिर के ज्यादा हो जाएगी और एक्चुअल वैल्यू तो सीधे वाली है। ये हर जगह काम करता है, स्लोप में भी यही होगा, स्लोप करेक्शन में भी यही होगा। तो आप एक चीज जान लीजिए, जब इस टाइप से घूम घाम के आप जाएंगे तब भी एरर आपकी कौन सी होगी, पॉजिटिव। ध्यान रहे क्वेश्चन में कई बार मैं केवल एरर एरर बताते जा रहा हूं, एग्जाम में आपको कई बार
करेक्शन भी पूछ देता है, तो बस उल्टा करना है आपको। अगर आप समझ जाएंगे तो कर जाएंगे, ठीक है ना, अगर आप समझ जाएंगे तो कर जाएंगे। अगली चीज है आपकी आपकी मान लीजिए चेनिंग इन मडी एरिया, चेनिंग इन मडी एरिया या मड या कीचड़। कीचड़ वगैरह से जब चेन जाती है तो एक चीज मैं बता दूं, चेन जैसे ऐसे बंधी हुई है, ठीक है ना, इसके छल्ले आपस में ऐसे बंधे रहते हैं। कीचड़ वगैरह में फंसने से छल्लों के बीच में ऐसे जहां ये बंधे हैं ना, यहाँ पे ये बंधे हैं इस टाइप से ऐसे। अब मान लीजिए एक चेन का रिंग है ऐसे, अब ये इतना लंबा था, जैसे ही ये इसके बीच में कीचड़ फंसेगा तो ये ऐसे देखिए छोटा हो रहा है। कीचड़ फंसने से ये छोटा हो जाएगा। और कैसे छोटा होगा, देखिए ये काफी दूर तक है, मतलब मेरा ये वाला हिस्सा देखिए दोनों तरफ का, ये अब ये दूर है, अब ये पास क्यों आया, क्योंकि बीच बीच में कीचड़ भर गया। तो छल्लों में कीचड़ भरने की वजह से चेन की लंबाई, चेन लेंथ क्या होती है, घटी हुई महसूस होती है, जिस वजह से चेन की लंबाई का कम होना, टू शॉर्ट होना, कौन सी एरर को दिखाता है, पॉजिटिव एरर। कौन सी एरर को दिखाता है, पॉजिटिव एरर। नोट भी करते जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैंने बार बार कहा नोट्स मिलेगा, लेकिन जो खुद से अपने मन से नोट्स बना रहे हैं दैट इज मच बेटर। एक चीज आपको समझ में आएगा, चेनिंग इन मड, आपको ये समझ में आया, चेनिंग इन मड हो गया आपका। उसके बाद और कौन सा, चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्लोप की बात कर लेते हैं। स्लोप मेजरमेंट या मेजरमेंट ऑन स्लोपी ग्राउंड। स्लोपी कहें या अनइवन कहें, आप समझ गए होंगे मेजरमेंट। अभी इस पर स्लोप करेक्शन पर बात करनी है तो न्यूमेरिकल वगैरह भी आएगा। चलिए इसको लिखने की देखिए बार बार बहुत आवश्यकता इसलिए नहीं है, क्योंकि बात ये, स्लोप करेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है, यानी एरर हमेशा पॉजिटिव होती है। हमें हॉरिजेंटली जाना है, अगर हम किसी भी स्लोप पे जाएंगे तो वी विल मेजर ग्रेटर देन दैट एक्चुअल वैल्यू, तो उस केस में एरर हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर आप सही ट्रैक से कहीं भी ऊपर या नीचे भटक जाते हैं, स्लोप पर जाने लगते हैं, तो निश्चित रूप से एरर आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और करेक्शन आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अभी उस पर बात करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू पर बात अभी करेंगे, वो अभी आगे आएगा जब चेनिंग पढ़ेंगे तब। ये हुआ। अब एक चीज आता है छठा, कर्वेचर के कारण, एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ। अब एक चीज जानिए, ये तो खैर लेवलिंग में हम पढ़ाए हुए हैं, डिप्लोमा में अगर आपने पढ़ा होगा तो, अगर आपका ये अर्थ का सरफेस है, इस पर अगर हम लोग सोचते हैं कि अरे यार हम तो सीधा ही देख रहे हैं टेलीस्कोप से ऐसे, ठीक है ना, हम सोचते हैं कि हम तो ऐसे सीधा देख रहे हैं, हमें जो रीडिंग मिल रही है वो बिल्कुल 3 मीटर मिलनी चाहिए। तो जब धरती सीधे रहती तब ना 3 मीटर मिलता, ये आगे जाके धरती ऐसे नीचे मुड़ने लगी है ऐसे। तो जब आप इसको देखते हैं तो देखिए थोड़ी दूरी पर तो एरर नहीं होता, देखिए आप बिल्कुल थोड़ी दूरी पर हैं तो 3 को 3 पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही नीचे जाएंगे ये स्टाफ काफी दूरी जब बढ़ने लगती है तो देखिए इसी ऊंचाई पर है ये भी और ये भी, ये ऐसे तो आप पढ़ेंगे नहीं, ऐसे तो आप पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पे ऐसे जैसे यहाँ 3 मीटर ऊंचाई है तो ये 3 मीटर होना चाहिए, लेकिन ये झुकाव की वजह से आप इसको 4 मीटर पढ़ेंगे, यानी मेजर्ड वैल्यू आपकी ज्यादा होगी, एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि रिफ्रैक्शन 7 नंबर पे अगर मैं लिखूं एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन ये हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से जहां देखना चाहिए उससे नीचे देखने लगते हैं, यानी प्रकाश की जो हमारी लाइन ऑफ साइट है वो झुक जाती है, हमारी लाइन ऑफ साइट क्या होती है, हल्की सी झुक जाती है। अभी कर्वेचर रिफ्रैक्शन के बारे में पूरी बात लेवलिंग चैप्टर में किया जाएगा, लेकिन आज के क्लास में बस इतना समझाना है कि जो रिफ्रैक्शन की वजह से एरर होता है वो नेगेटिव, और जो कर्वेचर की वजह से एरर होता है वो पॉजिटिव होता है। आई होप आपको बातें ये समझ में आ रही होंगी, क्लियर बातें समझ में आ रही हैं, ये कैसा कैसा इनका हिसाब किताब चल रहा है। तो ये सर्वेइंग में एरर के अभी कुछ टाइप थे, ऐसा नहीं कि इतने हैं, कंडीशन कुछ और भी हो सकती है और वो खत्म इतनी जल्दी नहीं हो सकती। तो देखिए पुल वगैरह का है, उसके बाद रीडिंग में एरर आप ले सकते हैं, उसके बाद मार्किंग में गलती कर सकते हैं। देयर आर ए लॉट ऑफ रीजंस जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं, अगर आप चेन को अच्छी तरीके से स्ट्रेटनिंग नहीं किए, यानी चेन को अच्छी तरीके से खींचे नहीं, मतलब फैलाए नहीं, इनएक्यूरेट किए, तब भी चेन छोटी प्रतीत होगी और उससे भी एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको भी आप लिख सकते हैं,
आप 8वां नंबर बना के लिख सकते हैं कि अगर चेन को पूरी तरह से ना फैलाया जाए, इफ द चेन इज नॉट प्रॉपरली स्ट्रेंथन, स्ट्रेटनिंग उसकी जो है प्रॉपर नहीं हुई है, तो उस केस में भी एरर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और करेक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। बात समझ में आ रही है? तो इतने टाइप के सोर्सेस थे और इन सोर्सेस की वजह से होने वाला एरर, ये एग्जाम में क्वेश्चन बारंबार पूछा जाता है अलग अलग कंडीशन बता करके। हालांकि इनमें से काफियों के न्यूमेरिकल वैल्यू भी पूछे जाएंगे कि अगर आप चेन लाइन से इतना भटक गए रेंजिंग करते समय तो एरर कितनी आएगी, स्लोपी ग्राउंड पे गए तो एरर कितनी आएगी, सब पर बात अभी करनी है, अभी बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल की बात करते हैं हम लोग आगे। चलिए अब हम लोग आज इसी टॉपिक में लगे हाथ बात कर लेंगे, किसकी, कॉम्पेंसेटिंग एरर की। इसका हमने क्या नाम लिया था, कम्युलेटिव वाले का तो जो लिया, इसका हमने क्या लिया था, कॉम्पेंसेटिंग एरर। कॉम्पेंसेटिंग एरर, या इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं एक्सीडेंटल एरर। इसको दूसरा नाम क्या देते हैं हम लोग, एक्सीडेंटल एरर। कॉम्पेंसेटिंग एरर या फिर एक्सीडेंटल एरर, इसको दूसरा नाम देते हैं। बात समझ रही ना? ये क्या होता है, लेक्चर को आज के सुनना इसको बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने आपसे एक मेजरमेंट लेने के लिए किया। अभी देखिए इसके परिभाषा और भाषा अभी बताते हैं यार, पहले बात समझो। मैंने ये कहा कि अभी आप जाइए और एक मेजरमेंट लीजिए, आप अपनी लंबाई माप के आइए। कोई व्यक्ति गया अपनी लंबाई मापा, कहा सर 170 सेंटीमीटर है। कोई दूसरा उसी लंबाई को मापा, दूसरा व्यक्ति आपका दोस्त, अरे सर 170 में थोड़ा सा कम बता रहा है, थोड़ा सा कम बता रहा है। हमने कहा यार नहीं वो सही मापा था, आप कहेंगे नहीं हम सही मापे हैं। तीसरा व्यक्ति जाएगा, हो सकता है वो 170 से ज्यादा माप दे थोड़ा बहुत। मतलब अच्छा, तीनों लोग हमसे आके बताएं, क्या हम जान जाएंगे, क्या हम जान जाएंगे कि इसमें कौन सी, किसका सही है किसका गलत? या मैं खुद भी जाके माप लूं तो क्या आप मान जाएंगे कि मैं गलत कर रहा हूं कि सही? तो एक चीज जान लीजिएगा यहां पे ध्यान से कॉम्पेंसेटिंग एरर के बारे में। कॉम्पेंसेटिंग एरर असल में हर बार जब जब ऑब्जर्वेशन लिया जाएगा तब तक सबके में थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगा, हर ऑब्जर्वेशन में थोड़ा बहुत चेंजिंग, एंड दैट प्रोबेबल चेंजिंग इज नोन एज कॉम्पेंसेटिंग और एक्सीडेंटल। ऐसी एरर जो होती है ना, वो चांस होता है इनके होने का। हो सकता है ना कि हम मापें और एकदम सही माप दे, बट हु नोज, मैंने कहा हु नोज, कौन डिसाइड करेगा कि मेरा मापा हुआ रीडिंग बिल्कुल सही है? कौन विश्वास करेगा कि मेरी रीडिंग बिल्कुल सही है? क्योंकि जो उसको विश्वास करना है वो खुद मापेगा तो अलग निकल जाएगा। मतलब किसी न किसी मान में कई लोग अगर रीडिंग लिए हैं तब भी औसत लेंगे ना, उस औसत में भी गड़बड़ी होती है। अभी उस पर बात करेंगे कि मैथमेटिकली कितनी गलती होती है सिंगल ऑब्जर्वेशन में और मीन में। किसी भी चीज का रीडिंग जब आप सिंगल एक व्यक्ति लिया है तो एरर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और किसी ने कईयों ने रीडिंग लिया है या एक ही व्यक्ति ने कई बार रीडिंग लिया है तो उनमें एरर होने का चांस कम है, लेकिन एरर होगी ये तय है। एरर को कोई खत्म नहीं कर सकता, वी ओनली कैन मिनिमाइज दैट एरर। तो इसके बारे में आपको एक चीज पता चली कि हम एरर को केवल मिनिमाइज कर सकते हैं, बस उसकी होने की प्रोबेबिलिटी को कम कर सकते हैं। तो दीज आर, ये वो एरर होती हैं जिनके होने की संभावना मात्र होती है, इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। पहली बात इस पर लिखें कि नो कंट्रोल, इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होने वाला है। ऑब्जर्वर इसको कभी भी नहीं माप सकता है। कांट बी एलिमिनेटेड, अभी बात करेंगे कैसे। कांट बी एलिमिनेटेड मतलब इनको एलिमिनेट भी नहीं किया जा सकता। अगली बात करेंगे इट हैज या इट इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैविंग इक्वल वैल्यू, मतलब हैविंग इक्वल न्यूमेरिक वैल्यू। इसके बारे में और बातें करें, इसके बारे में खास मतलब इतना आप जान लीजिए कि इनमें, अच्छा इसको एक्सीडेंटल एरर क्यों कहते हैं, आकस्मिक त्रुटि क्यों कहते हैं, क्या ये जरूरी है? इसकी केवल संभावना मात्र है।
तो एक चीज क्वेश्चन बार बार पूछता है कि क्यों ये एक चीज आती है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना का सिद्धांत, मतलब त्रुटि ये संभावित है, ये हो या जब, मेरी बात नहीं समझे आप लोग अभी तक। जरूरी नहीं है कि इसमें इसी 4-5 लोगों को एक रीडिंग लेने भेजा जाए, उसमें से कोई ना कोई ऐसा चांस है कि एक व्यक्ति एकदम सही रीडिंग ले ले, लेकिन ये कोई मानेगा ही नहीं कि उसी की रीडिंग सही है। तो हम लोग कईयों का सेट लेते हैं, उसके बाद उनका मीन ले लेते हैं, और मीन जो आता है वो अक्सर काफी कम एरर प्रोवाइड करता है बाकी सिंगल ऑब्जर्वेशन कंपेयर में। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज अप्लाइड ऑन एक्सीडेंटल एरर, मतलब एक्सीडेंटल एरर पर कौन सा थ्योरी काम करता है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्योंकि केवल संभावना, क्योंकि इसमें होता क्या है, इस त्रुटि के आगे हमेशा प्लस माइनस लगा रहता है। जैसे चेन में मापे आप चेन से कोई दूरी, वो दूरी बिल्कुल सही है, जैसे मान लीजिए सीमेंट का बैग ही आप खरीदने गए तो आप उस पर लिखा आता है कि 50 kg प्लस माइनस 2%, ये क्या है प्लस माइनस 2%। 50 kg का तो सीमेंट का बैग होता है व्हेन इट इज पैक्ड, लेकिन उसमें प्लस माइनस 2% टॉलरेंस होती है, मतलब 2% का एरर उसमें क्या होगा, चलेगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। 2% का एरर उसमें चलेगा, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही ना। तो अच्छा, ये क्लास जो लोग भी देख रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐप पर कोर्स ले लिए हो और नहीं लिए हो तो ले लीजिए, अगर ले लिए हो तो हम लोग जल्दी एक लाइव सेशन रखेंगे, उसमें आप लोगों से मुझे बात करनी है, कुछ आप लोगों के एमसीक्यू या फिर प्रैक्टिस बैच से रिलेटेड। बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, क्लास शुरू हो गई है, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए वीडियो को, और अगर ग्रुप में ज्यादा लोग एक साथ कोर्स खरीदना चाहते हैं तो वो लोग मुझे फोन पर बात कर लें, उनके लिए कुछ ना कुछ डिस्काउंट का कूपन कोड बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो जो लोग ग्रुप में है जेई का क्लास करने वाले, वो लोग प्लीज कूपन कोड के थ्रू कांटेक्ट करके तभी कोर्स लें। अकेले अकेले लेने में थोड़ा सा आपको शायद बचत ना होने पाए, इसमें थोड़ा बहुत बचत आपकी हो सकती है, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज अप्लाइड ऑन एक्सीडेंटल एरर। इसके बारे में एक खास बात है, एक खास बात है। क्या खास बात, एक मिनट रुकिएगा जरा पानी। जो आपकी ये वाली एरर है, जो आपकी ये वाली एरर है, उसके बारे में मेन खास बात क्या है समझिएगा, ये एक्सीडेंटल एरर के बारे में। इसकी 3 जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि इसके लक्षण क्या होते हैं इस त्रुटि के, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो लक्षण इसके जो क्या होते हैं। पहला बात कि स्मॉल एरर्स आर मोर फ्रिक्वेंट। इस शब्द का या इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब समझिएगा जरा। अगर आप कोई मेजरमेंट ले रहे हैं, जैसे मापना है आपकी लंबाई, आपने मापा 170, कोई एक आएगा तो 170.1, 170.2, 3-4 लोग और आए वो भी 170.15, 170.11, 170, कोई आया आके अकेले कह रहा है 170 नहीं 171 है। आप कहेंगे यार एकदम दिमाग के अंधे हो क्या। हालांकि ऐसा भी कोई होगा, कोई ना कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो ब्लंडर बहुत बड़ा अंतर बताएगा, तो लेकिन वैसा व्यक्ति बहुत कम होगा। ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनकी एरर जो होगी वो काफी कम होगी, 170 के नियर अबाउट होगी, जितना एक्चुअल वैल्यू होगा उसके काफी कम। स्मॉल एरर्स आर मोर फ्रीक्वेंट। नहीं समझे बात को। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी या एक्सीडेंटल एरर में मेन बात होती है कि स्मॉल एरर्स आर मोर फ्रीक्वेंट, मतलब जो छोटी त्रुटियां होती हैं वो बड़ी त्रुटियों के मुकाबले ज्यादा बार होती हैं। बड़ी त्रुटियां उतनी नहीं होती इसमें। उसमें मैंने बोला था क्या, कम्युलेटिव वाले में ये इकट्ठा होकर एक बड़ी त्रुटि बना लेता है ना। बहुत छोटी छोटी त्रुटियां होती हैं और बार बार होती हैं, और वो कंपनसेट भी करती हैं एक दूसरे को। एक बार मान लीजिए किसी ने बताया अरे 170 है, 170.1 है, कोई बोल रहा है 169.9 है, मतलब देयर आर चांस ऑफ बीइंग कंपनसेटेड बाय ईच अदर। मतलब अगर हम कई वैल्यू को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि उसमें एक दूसरे को वैल्यू क्या करे, कैंसिल आउट करती चले, और ऐसा होता है, कैंसिल आउट करती चले और ऐसा होता है। बात समझ आ रही है ना। तो ऐसा मैंने एक लाइन लिखा कि स्मॉल एरर्स आर
मोर फ्रिक्वेंट, ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, कंपेंसेटिंग या फिर आपकी एक्सीडेंटल एरर का। बात सुना रही। दूसरा आपकी बात कहें कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव एरर्स ये तो यहां लिख दिए हैं, हैव सेम प्रोबेबिलिटी टू अकर, मतलब इस एरर के होने की जो संभावना है वो निगेटिव और पॉजिटिव होने की संभावना, दोनों संभावना है इसमें, मतलब वो भी बराबर मान की, ये नहीं कि पॉजिटिव होने के चांस ज्यादा है और नेगेटिव होने के चांस क्या है, कम। अब तीसरा चीज है कि जो लार्ज एरर होती है यानी बड़ी त्रुटियां होती हैं, लार्ज एरर्स आर इम्प्रोबेबल, मतलब इनके होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी कम होता है, मतलब इम्प्रोबेबल का मतलब काफी कम चांस है कि ऐसी एरर हो इसमें। ये तीन बातें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्पेंसेटिंग एरर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्पेंसेटिंग एरर, इनमें से कौन सा कॉम्पेंसेटिंग एरर का कैरेक्टरिस्टिक यानी लक्षण नहीं है। तो आप बता देंगे कि ये तीनों है तो कौन सी नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये जो होती हैं वो कैसी होती है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सेम प्रोबेबिलिटी इनकी होती है होने की, पॉजिटिव नेगेटिव सेम प्रोबेबिलिटी होती है होने की, लार्ज एरर जो होती है उनका प्रोबेबिलिटी कम होता है, और स्मॉल एरर जो होती है बड़ी फ्रीक्वेंट होती हैं यानी सबसे ज्यादा मात्रा में होती हैं। ये इसके बारे में केवल थ्योरेटिकल बात थी, ये इसके बारे में केवल थ्योरेटिकल बात थी। इसके बारे में एक चीज जान लीजिए, न्यूमेरिकल बात मैं आपको बता दूं, इस तरह से समझना यार, कभी भी मेजरमेंट लेते समय तुम ही जानते होगे कि कोई स्केल वगैरह इस टाइप से है, ऐसे समझो यहां पर लिखा है 1, यहां पर लिखा है 2, यहां पर लिखा है 3, सपोज 4 5 व्हाटएवर, उसके बाद यहां पर भी निशान बने हुए हैं, ऐसे निशान बने हुए हैं। तो अगर मान लो ऐसे हम समझें इसको, तो अगर ये 1 2 3 4 पांचवा वाला डंडी बड़ी है, फिर 6 7 8 9 10 ऐसे है, तो अगर यहाँ पर कोई रीडिंग हम कोई लाइन माप रहे हैं, ऐसे सपोज हमने एक लाइन मापी और वो लाइन जो होती है वो कहीं यहाँ पे बीच में आ रही है, वो लाइन कहीं यहाँ पर, देख लो ये लाइन जो होती है यहाँ पे, ये जो लाइन है वो यहाँ पर क्या आ रही है, बिल्कुल ऐसे बीच में आ रही है। बात समझ आ रही है ना। अब ये लाइन बीच में आने पर क्या हुआ इसके, आप इसको कहेंगे सर 1 तो कंप्लीट है, यहां तक 1 तो है यहाँ पे हमारा कंप्लीट, तो 1.1 1.2 लेकिन 1.3 नहीं हुआ है। तो अब चांस क्या है, आप या तो इसको 1.2 पढ़ोगे या तो इसको 1.3 पढ़ोगे, यही दोनों में से कोई रीडिंग पढ़ोगे। आप या तो इसको 1.2 पढ़ोगे या तो 1.3 पढ़ोगे, इनमें से कोई एक रीडिंग आप इसको पढ़ोगे। और इस स्थिति में प्रोबेबिलिटी है कि इसमें कुछ ना कुछ है, लेकिन जाहिर सी बात है आप इसको 1.12, अगर ये करीब 2 के है तो तुम 2 पढ़ोगे, और अगर उसके उधर है तो तुम उसको 3 पढ़ोगे। मतलब अगर कोई लाइन है हमारी वो यहां है इसके बीच में, और ये 2 है ये 3 है, तो तुम इसको 1.2 पढ़ोगे। रुकिए मैं जूम आउट कर दे रहा हूं एक सेकंड। जैसे ये लाइन है, ये हमारी लाइन है, ठीक है ना, आप इसको अच्छा 1.2 है ये 1.3 है, तो तुम इसको 1.3 ही पढ़ना उचित समझोगे। 1.2 पढ़ने का इसको तो कोई औचित्य मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे। इसका रीजन क्या है, क्योंकि तुमने देखा, एक चीज जान लीजिए, किसी भी रीडिंग में जो एरर होती है ना, अगर इसके 2 और 3 के बीच लिस्ट काउंट 1 mm है, सपोज 1 mm का लिस्ट काउंट है, तो तुम उसमें 0.5 mm से ज्यादा की गलती नहीं कर सकते हो। नहीं समझे बात को। तुम जब भी पढ़ोगे इसको तो 1 पॉइंट, देखो ये mm वाले निशान है, पॉइंट ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो उसका 10वां हिस्सा 1 mm होगा। अगर हम बात करें कि 1 mm से तुम गलती कर रहे हो तो तुम क्या गलती करोगे, अरे यहाँ पे 1.2 1.3 के बीच में 1.15 है, 1.25 है, तो इसके तुम इधर ही जाओगे, इधर तो नहीं लाओगे, इसको समझोगे। तो एरर जो होती है ना, वो जितना लिस्ट काउंट होता है, लाइन या तो इधर ही रहोगे तुम तो 0.1 2 3 4 तक जाओगे,
5 या उसके उधर हो तो तुम फिर 3 पढ़ोगे। तो कुल मिला के एरर जो होती है वो लिस्ट काउंट के आधे से ज्यादा नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं। एरर जो होती है वो लिस्ट काउंट के आधे से ज्यादा नहीं होती है। तो इतना ये सब सुनने का मतलब ये था मेरा कि देयर आर एरर्स हैं, रहेंगी, कम या ज्यादा। आप लिस्ट काउंट को जितना कम करते जाएंगे एरर उतना ही घटता जाएगा, लेकिन एरर रहेगा, ये तय है। बात समझ आ रही ना। अब हम इसी के साथ में अगर हम बात करें इस एरर का मैथमेटिकली इसको समझना कि क्या इसके पीछे का रीजन है और सिंगल ऑब्जर्वेशन और मीन ऑब्जर्वेशन के बीच में अंतर क्या होता है। तो कुछ फॉर्मूले इससे रिलेटेड, जैसे उसका फॉर्मूला अलग है सब हर चीज के लिए, चेन के लिए अलग, कर्वेचर रिफ्रैक्शन के लिए अलग, पुल पुश के लिए अलग, वो जो कम्युलेटिव में थे वो सारे फॉर्मूले अलग हैं, वो अभी लीनियर मेजरमेंट मिलेंगे। लेकिन इसका जो पूरा फॉर्मूला वगैरह है सब कुछ हम लोगों को इसी चैप्टर में यही पढ़ना है। और उससे जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल काफी बड़ा लगाना है, तो जो शायद आज एक ही लेक्चर में न लग पाए। अगर आप आज आपने एरर सुना और पढ़ा, देखिए आज हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत लास्ट में कुछ नया मिला हो, शुरू की चीजें आपने पढ़ रखी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। लेकिन चिंता मत करिए, अगले वीडियो में वो चीज मिलेगी जिसका आप इंतजार कर रहे थे, जो नया होगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एरर का कॉम्पेंसेटिंग वाला पार्ट और डिटेल में मैथमेटिकली लेके न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए वीडियो को और अपने दोस्तों तक भेजिए, और जेई के कोर्स को अगर आप चाहते हैं कि हम लोग भी थोड़ा सा अपना अपीयरेंस चेंज करें, तो कोर्स को और सेल करवाइए और अपने दोस्तों तक भेजिए। तो जितने ही पैसे मेरे पास आएंगे उतना ही मैं ये चीजें बदलने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको और बेटर सुविधाएं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सकूं। बाकी एमसीक्यू पर ध्यान देते रहिए, कोर्स को अपने दोस्तों तक भेजिए, और ग्रुप में है तो कांटेक्ट करके तब खरीदिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।